जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चैप्टर नंबर 7 जनाब, पेंट सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे क्या? देखिए, गुज़श्ता चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 4 में और बाकी जो अभी तक हमने चैप्टर सीखे, हमने एक बात को समझ लें, ड्राइव कर लिया कि जनाब, अगर हम अपने सरफेस के ऊपर पेंट लगा देते हैं तो पेंट एक ऐसी इम्परमिएबल लेयर में तब्दील हो जाता है जो कांटेक्ट खत्म करने में कामयाब हो जाती है। जो कांटेक्ट किसका? सरफेस का और एनवायरनमेंट में मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका। तो सरफेस और इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ मौजूद है? डेफिनेटली एनवायरनमेंट में मौजूद है। और सरफेस में एनोडिक कैथोडिक पोर्शन होते हैं। ये हमने गुज़श्ता लेक्चर्स में सीखा है। इन दोनों के दरमियान में पेंट जो है वो एक बैरियर का काम करता है। पेंट एक इम्परमिएबल लेयर का काम करता है। पेंट जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की सूरत इख्तियार कर लेता है, उसका काम करता है। और नतीजतन कोई क्रोयन, जब क्रोयन सर्किट कंप्लीट नहीं होता और क्रोयन भी डेफिनेटली नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि आप पेंट इस्तेमाल कौन सा कर रहे हैं और वो किस प्रिंसिपल के तहत क्योर हो रहा है। बाज दफा ऐसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे पेंट्स हैं जो सिर्फ अगर एक कोट ही कर दिया जाए तो प्रोटेक्शन का काम वो भी कर लेते हैं। और वो पेंट हमेशा जो सिर्फ एक कोट पे ही प्रोटेक्शन दे देते हैं, जैसे यूरिथेन्स वगैरह है, फ्यून बॉन्डेड इपॉक्सीज हैं, एफबी कोटिंग जिसे हम कहते हैं। तो या यूरिथेन्स की कोटिंग है, उनको सिर्फ सिंगल कोट कर दें, एक कोट ही करने से बैरियर प्रिंसिपल के तहत आपने पढ़ा हुआ है कि वो कोट या पेंट जो है वो क्योर होता है। तो बैरियर प्रिंसिपल जो है वो ये इसके तहत क्योर होने वाला मटेरियल एक अच्छा बैरियर होता है। वो किसी भी चीज को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। वो एक अच्छी बैरियर जो है वो क्या करता है? एनवायरनमेंट में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट और सरफेस का आपसी कांटेक्ट को खत्म कर देता है। जिससे फिर ये होता है कि जनाब, हमारी जो अंडरलाइंग सरफेस है जिसके ऊपर आपने पेंट किया वो क्रोयन से बच जाती है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि हमें, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ पेंट जब हम जैसे प्राइमर लगाते हैं तो प्राइमर के अंदर कुछ पेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे जिंक फास्फेट वगैरह। तो हमने पढ़ा था कि वो पिगमेंट जो जिंक फास्फेट के होते हैं वो पैसिवेशन के असूल के तहत जो है वो क्योर होते हैं, पैसिवेट कर देते हैं सरफेस को। लेकिन फिर बाद में उसके ऊपर हम एमआईओ की कोटिंग करते हैं और एमआईओ की कोटिंग बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमें वहां तक जो है वो उसकी प्रोटेक्शन वाला जो मामला है वो कवर हो जाता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ हमने दो चीजें देखनी होती है ना पेंट में। एक तो प्रोटेक्शन मिल जाए और दूसरा हम कहते हैं कि उसकी एस्थेटिक, उसकी बज़ाहिरी खूबसूरती, उसकी उसकी लेवलिंग, उसकी सरफेस की फिनिशिंग, ग्लॉस या मैट, ये सारी चीजें भी जो है वो हमें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए भी फिर बाकी फर्दर कोटिंग्स लगाई जाती हैं। तो आपके इस चैप्टर में तो वैसे उन्होंने बताया हुआ कि पेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो पहला कोट लगाते हैं सरफेस के ऊपर, बेयर मेटल के ऊपर जो पहला कोट लगाते हैं उसको हम प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर के बाद में इसमें उन्होंने मिड कोट की बात की हुई है और उसके बाद में फिनिश कोट की बात की हुई है। ये तीन कोट, तीन लेयर्स, तीन आप अप्लाई करते हैं। लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है कि जब पेंट सिस्टम हम कोई भी यूज कर रहे होते हैं तो कितने लेयर या कितनी कोट्स जो है वो पेंट की हम अप्लाई करते हैं। तो याद रखें, तीन आपने नहीं, यहाँ से याद, बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्राइमर, मिड कोट और फिनिश कोट को तीन लेयर ही समझ लेते हैं। लेकिन आगे जाके जब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर तो वहाँ क्लियर कट बताया जाता है कि पहला प्राइमर लगाया जाता है और उसके बाद में दूसरा कोट एमआईओ का लगाया जाता है। और एमआईओ जो है वो बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होता है और उसके बाद में फिर मिड कोड लगाया जाता है, फिर फिनिश कोड लगाया जाता है। तो इस तरह ये चार लेयर पेंट सिस्टम जो है वो हम अप्लाई करते हैं। और फिर जाके जो है ना हमें हमारी सरफेस प्रोटेक्ट होती है। तो मोस्टली 4 लेयर पेंट सिस्टम। तो आपने तीन नहीं बल्कि 4 लेयर पेंट सिस्टम की बात वहां पे करनी है, उस ऑप्शन को जो है ना वो चूज करना होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप प्राइमर लगाते हैं तो प्राइमर हमने कहा पहले कोट को कहा जाता है। और प्राइमर जो पहले कोड को कहा जाता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, उनको चीजों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर मिड कोड, फिनिश कोड को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है बाकी जो मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम्स हैं या पाउडर कोटिंग मटेरियल्स हैं जिनमें थर्मोसेटिंग, सैक्रिफिशियल, थर्मोप्लास्टिक वगैरह, ये चीजें वैसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े भी हैं लेकिन इनको फिर भी हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक चैप्टर का ओवरव्यू है।
तो लेट्स स्टार्ट के हम इसकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं बाकायदा, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें बताने की कोशिश की गई है। पेंट सिस्टम भी, अब पेंट सिस्टम इज वन और मोर लेयर ऑफ पेंट। पेंट सिस्टम जो है वो या तो एक लेयर या एक से ज्यादा लेयर जो है वो पेंट सिस्टम कहलाती है। विच विल गिव क्रोयन प्रोटेक्शन बाय वन ऑफ आर अ कम्बिनेशन ऑफ क्रोयन प्रोटेक्शन मेथड्स। कहते हैं या ये जो पेंट सिस्टम है, कहते हैं या तो ये एक लेयर या मल्टीपल लेयर्स क्या करते हैं, सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं क्रोयन से। और बाज दफा जो ऐसा होता है कि हम पेंट भी यूज करते हैं और कैथोडिक प्रोटेक्शन के जो मेथड्स हैं, जो कि आगे जाके चैप्टर नंबर 13 में, या बल्कि प्रीवियस आप चैप्टर नंबर 13 जब हम वन डिस्कस कर रहे तो पढ़ भी चुके थे कि दो मेथड होते हैं, तो या सैक्रिफिशियल नोड सिस्टम होता है और इम्प्रेस करंट सिस्टम। तो उनमें से किसी एक मेथड के तहत हम साथ में प्रोटेक्शन देते हैं, क्रोयन से बचाते हैं अपने सरफेस को। इसलिए उसने कहा कि और अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोयन प्रोटेक्शन मेथड्स, या तो क्रोयन प्रोटेक्शन मेथड्स दोनों में से कोई एक सैक्रिफिशियल या इम्प्रेस करंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि एक मेथड और दूसरा पेंट। पेंट जो है वो भी कोशिश करते हैं कि ऐसा किया जाए जो कि क्रोयन से बचाए। तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके भी जो हमारी सरफेस को क्रोयन से बचा रहा होता है या क्रोड होने से बचा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं कि अ सिंगल लेयर ऑफ अ फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी और यूरिथेन वुड गिव एक्सीलेंट प्रोटेक्शन इम्प्लाइंग द बैरियर प्रिंसिपल्स। कहते हैं अगर आप आपके पास कोई एक सरफेस है, बेयर मेटल है, और उस बेयर मेटल के ऊपर अगर आपने FBE कोटिंग किया है, फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी पेंट कर दिया है, या यूरिथेन पेंट अगर आपने इस्तेमाल किया तो उसकी सिंगल लेयर भी लगा दें, एक लेयर लगा दें, तो वो एक लेयर बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होगी। लिहाजा मैंने पहले जैसे इंट्रो में बताया कि जो मटेरियल बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर हो जाता है वो एक ऐसी इम्परमिएबल लेयर में तब्दील हो जाता है दर हकीकत, जिसमें से कोई चीज गुजर ही नहीं सकती। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल पास ऑन नहीं हो सकते, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट पास ऑन नहीं हो सकते। समझ रहे बात, जिससे क्या होता है हमारी जो अंडरलाइंग सरफेस है वो क्रोड होने से बच जाती है। So a zinc phosphate pigmented primer would be passivation system, but would need further protection in the form of a barrier system to protect it. लेकिन अगर उसके जैसे फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी या यूरिथेन का एक कोड लगा दे तो हमने कहा वो बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर हो जाता है, तो काफी है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि आप प्राइमर लगाते हैं और वो कौन सा प्राइमर, फेयर सरफेस के ऊपर जिंक फास्फेट का प्राइमर लगाते हैं जिसके अंदर जिंक मौजूद होती है। अब आपको पता है वो जिंक जो है वो रिएक्शन करती है, कहते हैं जिंक फास्फेट। तो जिंक फास्फेट जो है वो एक प्राइमर होता है जो फर्दर पैसिवेशन के असूल के तहत क्योर होता है, और फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पैसिवेटिव लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होने वाला एक और कोट जो है वो अप्लाई करते हैं, जिससे फिर देखें यहाँ पे 2 लेयर हो गया। तो इसी तरह आप 2 लेयर, सिंगल लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर पेंट सिस्टम जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप देखें ऑर्गेनिक जिंक रिच इपॉक्सी वुड प्रोवाइड गैल्वेनिक प्रोटेक्शन। एक और मिसाल दे दी कि अगर आप ऑर्गेनिक जिंक रिच इपॉक्सी यूज करते हैं तो वो गैल्वेनिक प्रोटेक्शन के असूल के तहत, या जैसे हमने पीछे पढ़ा था कैथोडिक प्रोटेक्शन या बायोमेटालिक प्रिंसिपल के असूल के तहत जो है वो क्रोयन से बचाते हैं, और उसके बाद में फिर हमें ऊपर उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होने वाला पेंट की कोटिंग करनी पड़ती है। तो लिहाजा इन मिसालों से ये बात वाज़ेह है कि हर एक कोट का जो क्योरिंग प्रिंसिपल है वो भी डिफरेंट हो सकता है, और दूसरा ये है कि हर एक कोट के डिफरेंट जो है वो बेनिफिट्स हैं या डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो लिहाजा वो सारे कोड जब मिलके हम एक सिस्टम उसको कह देते हैं कि ये पेंट सिस्टम है। क्लियर है, बात समझ आ गई है? मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हमने पढ़ा कि जनाब पेंट सिस्टम जो बात हम कर रहे हैं वो जब भी किसी सरफेस को क्रोजन से बचाना होता है तो देखा जाता है कि अगर पहला कोट आप कर रहे हैं, प्राइमर कर रहे हैं, अगर वो बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर हो रहा है तो फिर तो सिंगल लेयर भी काफी है, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर बैरियर के तहत नहीं हो रहा तो आप ऐसा मटेरियल लगा रहे हैं, ऐसा प्राइमर लगा रहे हैं जैसे जिंक फास्फेट है, तो वो पैसिवेशन के असूल के तहत क्योर हो रहा है। या जैसे जिंक रिच इपॉक्सी है तो वो गैल्वेनिक या बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल के तहत या गैल्वेनिक प्रोटेक्शन के असूल के तहत क्योर हो रहा है, या कैथोडिक प्रोटेक्शन के असूल के तहत क्योर हो रहा है। तो ऐसे दोनों के ऊपर फिर जरूरी होता है कि दूसरी लेयर भी लगाई जाए
जो कि बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होती है और जो मोस्टली मैंने कहा MIO की लगाई जाती है। तो इस तरह जो है ना वो मल्टीपल लेयर्स जो है वो डिफरेंट असूल के तहत क्योर होने वाले मटेरियल्स जो है ना वो लगाकर हम पेंट सिस्टम इस तरह बनाते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या आता है, मैंने अक्सर कहा कि अगर पूछा जाए कि जी पेंट सिस्टम कितनी लेयर्स पर कितनी कोटिंग्स पर मुश्तमिल है, तो बताएं 4 है। पहली कौन सी है? प्राइमर। दूसरी कौन सी है? MIO की कोटिंग लेयर है। तीसरी मिड कोट है और चौथी फिनिश कोट है। क्लियर है? उसके बाद में अभी हम प्राइमर की डिस्कशन करेंगे कि जी प्राइमर जो है वो कौन सा इस्तेमाल होता है। जैसे कि ऊपर अभी हमने कुछ प्राइमर को देखा भी है, हमने कहा जिंक फास्फेट भी यूज हो रहा था और जिंक रिच इपॉक्सी भी यूज हो रहा था। ठीक है? तो प्राइमर हमने किसे कहा? हमने कहा जो पहला कोट आप लगाते हैं ना वो प्राइमर होता है। जो पहला कोट सबस्ट्रेट के ऊपर लगाते हैं वो प्राइमर होता है। ठीक है? जैसे अ प्राइमर विल नॉट वर्क ऑन अ डिजाइंड एनीवेयर एल्स अदर देन इन अ कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट। अ प्राइमर नॉर्मली लो वॉल्यूम सॉलिड मटेरियल। अब जो प्राइमर है वो उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि आमतौर पर जो प्राइमर होता है ना उसमें VS परसेंटेज कम होती है सॉलिड पार्टिकल्स या जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल होता है, या जिसे हमने कहा था कि पेंट जब सॉलिड फिल्म में तब्दील होता है, कोटिंग जब सॉलिडिफाई होती है, तो उसमें जो सॉलिड मटेरियल होता है वो VS परसेंटेज कहलाता है ना। तो प्राइमर वो कहते हैं जो भी आप यूज करें हमेशा अच्छा प्राइमर वो है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स यानी पिगमेंट्स वगैरह जो है ना उनकी तादाद कम हो, लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल्स कम हो, और जो वोलेटाइल मटेरियल हैं जैसे सॉल्वेंट्स हैं उनकी मिकदार ज्यादा हो। या वो इनकी मिकदार ज्यादा होगी यानी पतला पेंट होगा, तो फिर प्राइमर जब पतला होगा, जितना पतला होगा उतनी जल्दी उतनी आसानी से उतने अच्छे तरीके से जिस सरफेस के ऊपर आप लगाएंगे उस पूरी सरफेस को वो वेट आउट करेगा, मुकम्मल तौर पर उसको कवर करेगा, मुकम्मल तौर पर उसको वेट करेगा। और फिर मजे की बात है कि उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो फर्दर सरफेस प्रोफाइल बनाकर इसके बाद जो इसके ऊपर कोटिंग लगाई जाएगी उसको ढयन मुहैया करेगा। So the binders usually have relatively low resistance to vapor transmission। कहते हैं ये बाइंडर में क्या होता है कि मोस्टली वेपर ट्रांसमिशन को रेजिस्टेंस अच्छी मुहैया नहीं करते, कम करते हैं, लेकिन allow water into the film to carry tiny amount of the rust inhibited pigmentation on the substrate to form a passivative layer. So older version of the BG specification require that all primer should be applied brush। ये देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, उसने कहा कि याद रखें प्राइमर जो है वो जब भी अप्लाई करें, वो कोशिश किया जाता है, स्पेसिफिकेशन के अंदर बकायदा लिखा भी होता है कि प्राइमर जो है वो ब्रश से आप अप्लाई करें। उससे अप्लाई करने का फायदा क्या है? दिस was to ensure that any dust or detritus left on the substrate was worked into the film and not left lying where air could be entered forming a pinholes। कहते हैं अगर आप ब्रश से अप्लाई नहीं करते तो जो अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो कि मुकम्मल तौर पर सरफेस से रिमूव नहीं होते, अगर वो सरफेस के ऊपर रह गए हैं और आपने ऊपर पेंट कर दिया, तो वो डस्ट पार्टिकल्स दरमियान में सैंडविच की तरह के दरमियान में मौजूद होंगे और वो क्या करेंगे, पेंट फिल्म और सबस्ट्रेट का आपस में ढयन नहीं बनने देंगे, जिसके नतीजे में कोटिंग जो है वो पिन होल्स यानी उसमें मसामदार कोटिंग हो जाएगी, पिन होल्स उसमें क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है? लिहाजा जरूरी क्या है, अभी प्राइमर जो हमने सीखा अभी तक हमने ये कहा कि पहला कोड जो किया जाता है वो प्राइमर है। दूसरी बात हमने इसकी प्रॉपर्टी में देखी कि अच्छा प्राइमर वो है जिसमें VS परसेंटेज यानी उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है वो कम हो, क्योंकि जितना वो उसमें सॉल्वेंट का मिकदार ज्यादा होगी उतनी वो सरफेस को अच्छी तरह वेट आउट करेगा और उतनी अच्छी जो है वो की मुहैया करेगा सब सीक्वेंट लेयर को, यानी प्राइमर के बाद जो MIO की कोटिंग करेंगे ना उसको अच्छी अडहियन मुहैया करेगा। फिर हमने उसका डिसएडवांटेज क्या देखा कि चूंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो कम होते हैं और बाइंडर जो है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, और सॉल्वेंट भी, तो इसमें जो वेपर ये जो वेपर ट्रांसमिशन है वो कम होता है, वाटर भी इसमें से कुछ अमाउंट गुजर सकती है। इसलिए जरूरी होता है कि इसमें जब भी आप प्राइमर लगाएं और पैसिवेटिव असूल के तहत क्योर हो तो फिर जरूरी है कि उसके ऊपर बैरियर के प्रिंसिपल के तहत क्योर होने वाले मटेरियल की कोटिंग भी करें। और फिर दूसरी बात वाजे कर दी गई कि प्राइमर ज्यादा बेनिफिशियल ये है, अच्छा रिजल्ट आपको तब देगा जब आप प्राइमर अप्लाई करवाएं, लेकिन वो प्राइमर अप्लाई करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाए। ब्रश से इस्तेमाल करेंगे तो वही जो डस्ट पार्टिकल्स या डेट्राइटस या कंटेमिनेट्स जो सरफेस के ऊपर रह गए हैं
जब आप ब्रश से अप्लाई कर रहे होंगे तो वो ब्रश से उतरकर, जैसे आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा ना, हमारे पास कुछ एक्सटेंडर पिगमेंट्स होते थे जिसमें क्ले, कायोलिन, चाइना क्ले वगैरह शामिल था। उसी तरह ये डस्ट पार्टिकल्स भी पेंट का पिगमेंट्स की तरह का हिस्सा बन जाते हैं, और जिससे फिर क्या होता है, पिन होल्स, अगर डस्ट पार्टिकल्स रिमूव ना होते तो कोटिंग में पिन होल्स क्रिएट हो जाने थे। लेकिन अगर ब्रश से अप्लाई करेंगे तो पिन होल्स क्रिएट नहीं होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको ये बताया दिया गया कि सरफेस जिसके ऊपर हम पेंट लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, वो देखें दो तरह की होती है। या तो वो फेरस होती है या नॉन फेरस होती है। तो ये तो याद रखें, जब फेरस सरफेस हो तो उसके ऊपर हम मोस्टली या तो देखें जिंक फास्फेट या जिंक रिच इपॉक्सी, इनका इस्तेमाल करते हैं ये बतौर प्राइमर। लेकिन अगर आपके पास सरफेस आ जाती है जो कि नॉन फेरस है, जैसे स्टेनलेस स्टील भी नॉन फेरस है, उसके अलावा अगर आप देखें जिसमें आयरन नहीं है, आयरन के बगैर वाली सरफेस, वो आपकी नॉन फेरस सरफेस है। तो जो नॉन फेरस सरफेस है, इवन कंक्रीट भी नॉन फेरस में आता है। तो बहरहाल जो नॉन फेरस सरफेस है, जिंक वाली सरफेस है, एल्यूमिनियम वाली सरफेस है, ये सारी नॉन फेरस सरफेस में आती है। तो जो नॉन फेरस सरफेस है उसके ऊपर जब आप प्राइमर लगाते हैं तो वो कौन से लगाते हैं? देखिए, दो तरह के प्राइमर्स का जिक्र किया गया आपके इस चैप्टर के अंदर। नंबर एक वॉश और मॉडर्न प्राइमर, और दूसरा पीवीबी एच प्राइमर। वॉश और मॉडर्न प्राइमर, या दूसरा कौन सा है, पीवीबी एच प्राइमर। इन प्राइमर्स में से कोई एक प्राइमर जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर वाजे कर दूं कि ज्यादातर जो नॉन फेरस सर्फेसिज होती हैं उनके ऊपर पीवीबीएच प्राइमर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जबकि वॉश और मॉडर्न प्राइमर का इस्तेमाल कम किया जाता है। लेकिन इनकी आप थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि इनके क्या फायदे नुकसान हैं। जैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ अ क्रॉसिव नेचर और विल बाइट इनटू एंड एज सजेस्टेड कंटेन्स एन एसिड, फास्फोरिक एसिड। कहते हैं ये जो वॉश और मॉडर्न प्राइमर है ना, इसका अगर लफ्जी मतलब भी देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये जहाँ पे गिरेगा वहां पे की प्रोवाइड करेगा, वहां पे सरफेस की रफनेस क्रिएट करेगा, या सरफेस को उतना हिस्सा जैसे कोई चीज खा जाती है ना, एजेंट्स क्रिएट करेगा इस तरह। उसकी वजह क्या है कि ये जो वॉश और मॉडर्न प्राइमर होता है इसके अंदर एक फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है एक मखसूस मिकदार के अंदर। और फिर जब आप जैसे किसी एसिड को किसी सरफेस के ऊपर गिरा देते हैं तो वो उतना उतना हिस्सा ही एसिड खा जाता है, उसको हम कह रहे हैं विल बाइट इनटू। तो वॉश और मॉडर्न प्राइमर जो है जब आप ये लगाते हैं तो इसके लगाने से पहले आपको सरफेस को रफ करने की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि जैसे ये प्राइमर लगाते हैं उसमें मौजूद जो फास्फोरिक एसिड है वो खुद से ही अपने एजेंट्स क्रिएट कर लेता है, खुद से उसकी प्रोफाइल, सरफेस प्रोफाइल बना लेता है। So their use is limited nowadays mainly through the EPA requirement to reduce volatile organic compounds emission, या वेपर्स ओवर कंसंट्रेशन, या volatile organic compounds जो होते हैं उनका इमिशन को कम करने के लिए। कहते हैं आजकल आजकल ये जो वॉश और मॉडर्न प्राइमर है इसका इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड कर दिया गया, कम कर दिया गया, महदूद कर दिया गया। वजह क्या है? ईपीए कहता है कि जनाब आप पेंट वो यूज करें जिसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम से कम हो। तो ये जो वॉश और मॉडर्न प्राइमर है इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है, रेशो ज्यादा है, इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड कर दिया गया है। दीज मटेरियल कंटेन, ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होने वाले ये जो पेंट हैं जिन्हें हम मॉडर्न और वॉश प्राइमर कह रहे हैं, कहते हैं इनके अंदर क्या है, दीज मटेरियल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 96% वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें 96% तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो 96% है किस फॉर्म में है, वो कीटोन्स की फॉर्म में है। और सिर्फ 4% इसमें जो है वो फास्फोरिक एसिड मौजूद है, tinted with copper phosphate. So their primary use was for etching new galvanizing। कहते हैं इसका पहला काम क्या है, जो न्यू गैल्वनाइजिंग होती है ना, न्यू गैल्वनाइज सरफेस कौन सी सरफेस होती है, याद रखें ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये अक्सर लोग गैल्वनाइजिंग और न्यू गैल्वनाइजिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि जिंक की कोटिंग सरफेस के ऊपर करना गैल्वेनाइजिंग है। और न्यू गैल्वेनाइज सरफेस से क्या मुराद है, ऐसी सरफेस, ऐसी नॉन फेरस सरफेस जिसके ऊपर अभी कोई ऑक्साइड्स की लेयर नहीं बनी, वो न्यू गैल्वेनाइज सरफेस है। यानी एक नई सरफेस है,
जिसके ऊपर कोई ऑक्साइड की लेयर मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर रस्ट मौजूद नहीं है, मिल स्केल्स मौजूद नहीं है, कोई ऑक्साइड की लेयर मौजूद नहीं है। समझ रहे हैं बात? अब वो कोई मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो आमतौर पर ये यूज की जाती है। सो द रिएक्शन टर्न्स द सरफेस ब्लैक। कहते हैं जब आप ऐसी सरफेस के ऊपर जब ये अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी यूज वाज फॉर एचिंग न्यू गैल्वेनाइजिंग। सो द रिएक्शन, ये न्यू गैल्वेनाइजिंग, जब आप सरफेस या न्यू गैल्वेनाइज सरफेस के ऊपर पीवीबी ये सॉरी मॉर्डेंट और वॉश प्राइमर लगाते हैं तो कहते हैं वहां पे रिएक्शन के नतीजे में एजेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्रिएट हो जाते हैं? एजेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। और रिएक्शन भी होता है, केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या होता है, सरफेस टर्न्स द सरफेस ब्लैक। जो सरफेस है वो नीचे ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं जिंक फास्फेट सॉल्ट बनने की वजह से। सम स्पेसिफिकेशन अलाउड पेंटिंग एज सुन एज ड्राई बट अदर रिक्वायर अ वाटर वॉश। और इसमें क्या होता है, कहते हैं जब आप प्राइमर लगा लें ना, प्राइमर लगा लें तो पीवीबीएच प्राइमर का या सॉरी वॉश और मॉडर्न प्राइमर का प्राइमर जब आप लगा लें तो कहते हैं या तो उसके फौरन बाद ही, जैसे वो खुश्क होता है तो कहा जाता है कि इसके बाद दूसरे कोट पे लगा लें, या कुछ स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि चूंकि इस पे जो इसकी सरफेस का कलर ज्यादा थोड़ा ब्लैकिश हो गया हुआ है जिंक फास्फेट सॉल्ट बनने की वजह से, तो इसको रिमूव करना है तो इसके लिए इसको वॉश कर ले थोड़ा, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो कोटिंग कर लगाएं। ठीक है। अब इसमें जैसे हमने कहा कि इसमें 4% फास्फोरिक एसिड होता है जिसकी वजह से सरफेस में एजेंट्स क्रिएट हो जाता है। तो इसमें जो एजेंट्स क्रिएट होते हैं या सरफेस प्रोफाइल पीक टू ट्रफ हाइट या रफनेस पैदा होती है वो इस कदर ज्यादा नहीं होती कि आप एजेंट्स की थिकनेस को मेजर कर सके। क्लियर है? तो यहाँ तक जो डिटेल दी गई है, यहाँ तक ये सारी डिटेल जो है वो किसकी थी? वॉश और मॉडर्न प्राइमर की थी। क्लियर? अब हम जो आगे पढ़ने लगे हैं ये पीवीबीएच प्राइमर की है। किसकी है? पीवीबीएच प्राइमर की है जी। पीवीबीएच प्राइमर में क्या है, कहते हैं पीवीबी, पी स्टैंड फॉर पॉली, वी स्टैंड फॉर विनाइल, पॉलीविनाइल, बी से ब्यूटाइरोल। पॉलीविनाइल ब्यूटाइरोल आर प्रिंसिपली यूज ऑन एल्यूमिनियम, क्योंकि यह मैंने जैसे शुरू में कहा कि नॉन फेरस सरफेस के लिए ये प्राइमर यूज होते हैं। तो पीवीबीएच प्राइमर ज्यादातर तौर पर एल्यूमिनियम के लिए बड़ा अच्छा और मौजूद समझा जाता है। पीवीबीएच प्राइमर, पॉलीविनाइल ब्यूटाइरोल प्राइमर जो है, बट वर यूज ऑन वर्चुअली एवरी नॉन फेरस मेटल। हर एक नॉन फेरस मेटल के ऊपर भी यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर रिजल्ट ज्यादातर एल्यूमिनियम के लिए पीवीबीएच प्राइमर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पीवीबीएच प्राइमर है ये किस तरह का मटेरियल है? वो कहते हैं बेसिकली पॉलीविनाइल ब्यूटाइरोल जो है ये 2 पैक मटेरियल है। और इसमें इसमें भी लो वॉल्यूम सॉलिड है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स की मिकदार कम होती है। और जब ये आप लगाते हैं तो इसकी फिल्म थिकनेस जो है डीएफटी जिसे हम बोलते हैं, ड्राई फिल्म थिकनेस, वो 15 से 25 माइक्रोन बनती है। दिस मटेरियल आल्सो कंटेन फास्फोरिक एसिड, इसमें भी फास्फोरिक एसिड होता है। और द एसिड एजेंट्स द एल्यूमिनियम। और यहाँ पे भी वो जिस तरह पीछे एसिड फास्फोरिक एसिड था उसने सरफेस को भी एजेंट्स क्रिएट कर दिए थे, लेकिन एजेंट्स हमने कहा था वहां मेजरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी फास्फोरिक एसिड मौजूद है और एल्यूमिनियम के ऊपर जब आप इसको लगाएंगे तो एल्यूमिनियम फास्फेट की सूरत में वहां पे भी वो एजेंट्स क्रिएट करेगा। और वो एजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड अ की फॉर द वनाइल बाइंडर। वो वनाइल बाइंडर को की मुहैया करते हैं, रफनेस मुहैया करते हैं ताकि अडहियन अच्छा हो जाए। द जनरल अपीयरेंस व्हेन ड्राई इज मैट येलो ट्रांसल्यूसेंट फिल्म। जब ये खुश्क हो जाता है तो मैट येलो सा कलर होता है, विद एन अंडरलाइंग ब्लैक और डार्कन सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है वो जिस तरह पहले हमने कहा डार्क सरफेस में तब्दील हो जाती है। सम स्पेसिफिकेशन रिक्वायर कोटिंग बिफोर 16 आवर्स। कुछ स्पेसिफिकेशन क्या कहती हैं कि जिस 16 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो कोटिंग कर लें दूसरी इसमें। बिकॉज ऑफ द एसिड कंटेंट, इफ is not wise to spray apply these material without extraction facility। यहाँ पे एक बहुत अहम बात करें, कहते हैं आपने देखा जो नॉन फेरस सर्फेसिज हैं जिसमें हमने वॉश या मॉडर्न प्राइमर दूसरा पीवीबीएच प्राइमर यूज किया, लेकिन दोनों की जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो दोनों के अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद है। अगर आप इस एसिड वाले पेंट को, इस एसिड वाले प्राइमर को सरफेस के ऊपर स्प्रे करवाएंगे ना
तो फिर उससे नुकसान होगा, दूसरे मटेरियल भी उससे नुकसान, जो अलाइड मटेरियल होता है उसको नुकसान पहुंच सकता है एसिड की वजह से। तो बेसिक ये है कि अगर आपने इसका यूज करना है स्प्रे, पहली बात तो ये है ना कि आपने लगाना ही ब्रश से है। अगर लेकिन अगर मेथड है स्पेसिफिकेशन में कि जो आपने स्प्रे से ये लगाने हैं, जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है कि वहां पे जो स्प्रे की वजह से वेपर्स होते हैं, मटेरियल उड़ता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए, यूनिट मौजूद होना चाहिए, ताकि बाकी चीजें एसिड की वजह से खराब ना हो। उसके बाद में मिड कोट। मिड कोट हमने कहा, मिड कोट आर मेनली बैरियर कोट। मिड कोट आमतौर पर बैरियर कोट होता है। दे आर अप्लाइड ओवर द प्राइमर, इसको प्राइमर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, प्रिवेंट फर्दर वाटर पासिंग इनटू द फिल्म। जैसे हमने कहा था कि जो प्राइमर लगाया ना वो वाटर पासिंग तो करने देता है, कम रेजिस्टेंस देता है, लेकिन जब आप मिड कोट लगा देते हैं तो ये प्राइमर के ऊपर ऐसा बैरियर बना देता है जिससे वाटर भी मॉलिक्यूल्स भी पास ऑन नहीं हो सकते इनटू द फिल्म, लीचिंग आउट द इनहिबिटिव पिगमेंटेशन। और जो इनहिबिटिव अगर पिगमेंट्स होते हैं वो बाहर की तरफ उभर आते हैं। थिकनेस, अच्छा, विदाउट विच देयर कुड बी नो पैसिवेशन। जब यही जो इनहिबिटिव पिगमेंट्स हैं, जैसे रस्ट इनहिबिटिव जिंक फास्फेट हमने कहा प्राइमर में हम लगा देते हैं, तो उसके ये रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स जो हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, कोटिंग यानी मिड कोट लगा देते हैं तो उससे भी बाहर आ जाते हैं, ऊपर की तरफ उभर आते हैं, मकसद ये कहने का। विदाउट विच देयर वुड बी नो पैसिवेशन, जिसकी वजह से अगर ये ना हो रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट, तो पैसिवेशन भी नहीं हो, सरफेस पैसिवेट भी ना हो, और फिर मिड कोड भी ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जनाब जो मटेरियल जो प्राइमर पैसिवेशन के असूल के तहत क्योर होगा उसके ऊपर लाजम है कि दूसरा कोट आप ऐसे मटेरियल का करें जो बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर हो, या बैरियर कोट या बैरियर पेंट हो, वो जरूर अप्लाई करें। ठीक है, सो मिड कोट आल्सो बिल्ड अप द फिल्म थिकनेस। एक तो मिड कोट क्या कर रहा है, हमने कहा बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होता है और बैरियर बना देता है प्राइमर के ऊपर, और दूसरा हमने कहा कि जो पासिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ये रेजिस्टेंस देता है मिड कोट। और तीसरी बात क्या है कि हमने कहा कि मिड कोट जो है वो अडहियन भी मुहैया करता है, की भी मुहैया करता है। मिड कोट अडहियन का कैसे होता है कि प्राइमर और मिड कोट में की होने की वजह से भी अडहियन कायम हो जाता है, और ये मिड कोट ना सिर्फ प्राइमर के साथ अडहियन बनाता है, बल्कि मिड कोट में ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि फर्दर भी सरफेस प्रोफाइल क्रिएट करे, ताकि इसके ऊपर जो फिनिश कोट लगा है तो फिनिश कोट को भी ये अडहियन मुहैया करे। सो दिस इज डन बाय द एग्रीगेट्स एंड एक्सटेंडर। और ये कब होता है, जब आप ऐसा पेंट लगाते हैं जिसमें एक्सटेंडर पिगमेंट्स वाला, जिसमें एग्रीगेट्स मौजूद हो, एक्सटेंडर्स मौजूद हो। तो एक्सटेंडर मटेरियल हैव पार्टिकल साइज ऑफ 40 माइक्रोन, और एक्सटेंडर मटेरियल जो आप यूज करते हैं क्योंकि उसकी थिकनेस भी, साइज भी, पार्टिकल साइज भी तकरीबन 40 माइक्रोन है, ज्यादा होता है। सो इफ देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटेंडर्स इन द कोटिंग दे देन मैनी ऑफ देम these large particle will protrude out the surface। कहते हैं अगर लार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल जब आप एक्सटेंडर पिगमेंट्स रखने वाला मिड कोट लगाएंगे ना, तो ये जब पेंट खुश्क हो जाता है तो यही बड़े बड़े पार्टिकल्स बाहर की तरफ ऊपर आते हैं, प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं। और ये क्यों होते हैं, फिर इसके बाद जब आप फर्दर कोटिंग फिनिश कोट लगाएंगे तो उसको ये सरफेस प्रोफाइल मुहैया करेगा, ताकि इनमें आपस में अडहियन कायम हो जाए, फिर एरिया उसका इंक्रीज कर देगा। फिर है फिनिश कोट। फिनिश कोट ऑफ अ सिस्टम आर मेनली एस्थेटिक। फिनिश कोट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो खूबसूरती के साथ है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को, टेक्सचर को चेंज करने के साथ है। क्योंकि मिड कोट तक आपने अपनी सरफेस को पैक कर दिया, आपने अपनी सरफेस को जो प्रोटेक्शन वाला मामला था वो वहां तक पहुंचा, काम मुकम्मल कर दिया। फिनिश कोट में सिर्फ हम एस्थेटिक्स और कलर और ग्लॉस या मैट कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, बट आल्सो नीड सर्टेन प्रॉपर्टीज। फिनिश कोड में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है जी, कलर एंड अपीयरेंस। कलर एंड अपीयरेंस आर इंपॉर्टेंट, और एग्जाम जैसे ग्लॉस वगैरह है। एंड टू हैव अ ग्लॉस फिनिश द सरफेस मस्ट बी परफेक्टली स्मूथ, एंड दिस आल्सो हेल्प्स द रिमूवल ऑफ डस्ट एंड डर्ट एंड नेचुरल ड्रेनेज एंड शेडिंग ऑफ द वाटर। कहते हैं अगर आपने फिनिश कोट ऐसा आपका हुआ है कि पेंट फिल्म जो है वो बड़ी ग्लॉसी भी है और स्मूथ भी है, तो उसका हमें ये फायदा है कि उसके ऊपर चाहे डस्ट डर्ट या कोई भी चीज, पानी भी गिरेगा तो वो भी आसानी से साफ हो जाएगा, कोई निशान वगैरह जो है ना वो नहीं रह जाएंगे। स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल नीड टू हैव सोलर रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस बॉयल अप, एंड मटेरियल नीडिंग डिस्टिलेशन रिक्वायर हीट इनपुट एंड आर वेरी ऑफ ब्लैक टू ऑब्जर्व। जैसे आपने ये देखा हुआ है
कि जब आप पेंट फिनिश कोट लगाते हैं तो मोस्टली कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कलर जो डार्क कलर होते हैं वो हीट अब्जॉर्बेंट होते हैं, और जो लाइट कलर होते हैं वो हीट रिफ्लेक्टेंस दे रहे होते हैं। तो इस हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम, ये एक नया पेंट सिस्टम आ गया। पहले वो जो है, जो रूटीन के पेंट्स यूज होते हैं उनके सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं और उनके कोड्स की बात कर रहे थे कि पहला कोड जो है वो हम प्राइमर लगाते हैं, दूसरा मिड कोट। और मिड कोट में दो तरह के कोट होते हैं कि प्राइमर के बाद एमआईओ की कोटिंग करते हैं, फिर मिड कोट में वो वाला पेंट यूज करते हैं जिसमें ज्यादातर एक स्टैंडर्ड पिगमेंट्स होते हैं, और फिर एक स्टैंडर्ड पिगमेंट्स के बाद में फिर फिनिश कोट, जिसको कलर और ग्लॉस और इस तरह की चीजों के साथ वो डील करने के लिए ये फिनिश कोट को मद्देनजर रखा जाता है। उसके बाद में मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम। मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम क्या है? अक्सर वो करते हैं कि देखें, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहते हैं जो पाइपलाइन है गैस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिछाई जाती है, तो वो देखें मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ टेम्परेचर से, मुख्तलिफ रीजन से गुजरती है। जब वो गुजरती है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स भी उसमें, गैस भी हो सकती है और भी दूसरी कोई मटेरियल हो सकता है। तो लेकिन टेम्परेचर जो है वो एरिया टू एरिया डिफर कर रहा होता है। तो उस पर यहाँ मिसाल देते हैं कि जैसे गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन अ नॉन इंसुलेटेड पाइप। एक पाइप है जिसमें से गैस जो है वो, नॉन इंसुलेटेड पाइप है जिसमें से गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है ओवर ह्यूज डिस्टेंस सब सी एंड सबटरेनियन। सो देयर फॉर द गैस इज कूल, क्योंकि गैस जो है वो, पाइप के अंदर जो गैस होती है वो ठंडी होती है, जिसकी वजह से पाइप का जो है वो टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। जब पाइप का टेम्परेचर डाउन होता है तो उस पाइप के सराउंडिंग में जो हवा मौजूद है, उस हवा में डेफिनेटली वाटर वेपर्स मौजूद है, ह्यूमिडिटी है। लेकिन वो वाटर वेपर्स टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा में जो नमी है वो सरफेस या पाइप के ऊपर जो है वो जमना शुरू हो जाती है। जैसे किसी, आपने गर्मियों में देखा होगा ना कि एक गिलास पानी का, एक गिलास ठंडे पानी का गिलास हो तो बाहर पसीना सा जम जाता है, उसी तरह के ये वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं। तो यही वो बात करना चाहता है कि जब आपकी गैस वाला पाइप जो है वो मुख्तलिफ टेम्परेचर से गुजरता है, बाज दफा सबसी और सबटरेनियन एरिया से गुजरता है, तो गैस उसके अंदर जो है वो, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाइप का भी टेम्परेचर कम होता है। और जैसे ही वो ऐसे एरिया में पाइप पहुंचता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है बाहर का, एनवायरनमेंट का, तो वहां पे पाइप का टेम्परेचर कम होने की वजह से तो एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर पाइप के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर वहां पे डेफिनेटली पेंट ऐसा लगाना चाहिए जो उस मॉइस्चर को बर्दाश्त कर सके, मॉइस्चर टॉलरेंट कर सके। मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम ऐसे एरियाज के ऊपर अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? अब मोस्टली दी पीजी नेशनल ग्रिड स्पेसिफिकेशन इंक्लूड अ क्लास परमिटिंग टू द लेटर अल्टरनेटिव। यहाँ पे इसमें बताना ये चाहता है बेसिकली ये तीन अहम, जब हम मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं तो देखना ये होता है कि ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सरफेस है उस पे पानी अगर खड़ा है, या वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कंडेंसेशन की वजह से जमा हुए, उनकी मिकदार कितनी है, उसकी बुनियाद पे इसकी डिसाइड किया जाता है कि ये सरफेस कैसी है, डैम्प है, मॉइस्ट है या वेट है। वो आगे उसने बताया हुआ कि जनाब आगे स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे ना PA10, तो उसका SPA4 वाला सेक्शन पढ़े, वहां पे इसके डेफिनेशंस दी गई हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है वेट, एक होता है मॉइस्ट और एक होता है डैम। सबसे पहले बात करते हैं वेट। वेट क्या है कि अगर आपके पास एक सरफेस है और उसके ऊपर वही जैसे पाइप है, पाइप जिस जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, यानी पाइप में गैस जैसे ठंडी है या ठंडे एरिया से गुजर रहा है, तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो एरिया आता है जहाँ पे टेम्परेचर फर्क होता है, तो वहां पे पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमने कहा कंडेंस हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, तो समझ लें आपकी सरफेस उस वो पानी की वजह से वेट है, वो वेट सरफेस कहलाएगी। लेकिन अगर आप उसी जो वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद है उसको किसी चीज से साफ कर देते हैं तो एक्सेस पानी रिमूव हो जाता है, फिर एक पतली सी पानी की फिल्म सी पीछे बच जाती रह जाती है। ऐसी जब कंडीशन हो तो हम कहते हैं सरफेस मॉइस्ट है। बाद में जब आप वो पतली सी पानी की फिल्म भी खत्म कर देते हैं, वो भी रिमूव कर देते हैं, तो बज़ाहिर तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो नजर नहीं आ रहे, ना ही कोई पेड़
पानी की पतली सी फिल्म नजर आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है, फिर भी सरफेस को अगर हाथ लगा के महसूस करे तो हमें लगता है जैसे अभी वेट वेट है, गीली गीली है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे डैम्प कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, वो कहते हैं कि जब आप पेंट अप्लाई करने लगते हैं ना, तो डैम्प और मॉइस्ट जो कंडीशन होती है वहां पे तो अप्लाई करने की इजाजत होती है, या मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम भी आप अप्लाई करने लगे तो डैम्प और मॉइस्ट पेंट सरफेस के ऊपर तो पेंट अप्लाई करने की इजाजत होती है, वेट के ऊपर पेंट नहीं अप्लाई कर सकते। वेट के ऊपर पेंट अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको रिमूव करके सरफेस को या मॉइस्ट या डैम कंडीशन में लाया जाए, फिर आप उसके ऊपर मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम लगाएं। ठीक है, ये चीज है। सिंगल पैक मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन्स आर मटेरियल व्हिच आर मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू क्योर। कहते हैं एक आपको पेंट सिस्टम की मिसाल भी दे रहे हैं कि जनाब आप सिंगल पैक मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन ले लें, अगर ये आप पेंट को अप्लाई करेंगे ना तो ये क्या करता है, ये हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है उसको इस्तेमाल करके बतौर सॉल्वेंट और क्योर होता है। ठीक है, नॉट स्टैंडिंग वाटर ऑन द सबस्ट्रेट। जो अगर सबस्ट्रेट के ऊपर जो जैसे हमने कहा था मॉइस्ट या वेट कंडीशन में वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे होते हैं या थोड़ी भी मिकदार होती है, कहते हैं ये जब आप सिंगल पैक मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सरफेस के ऊपर खड़े पानी को ड्रॉपलेट्स को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो मॉइस्चर है उसका इस्तेमाल करते हैं लिक्विड से ड्राई स्टेट में तब्दील होने के लिए या खुश्क होने के लिए। Surface preparation as per the specification, then any excess water should be swept up। कहते हैं तरीकेकार वही है कि पहले सरफेस को तैयार करें, और अगर सर तैयार होने के बाद अगर सरफेस के ऊपर एक्सेस वाटर मौजूद है उसे स्वेप्ड अप कर लें, साफ कर लें, और उसके बाद में आप ब्रश से पेंट अप्लाई कर दें। बिकॉज द मटीरियल क्योर्स by using airborne moisture as soon as the lid is removed from the can the cure reaction start। कहते हैं ये तरीकेकार ये होता है कि जब आप ये पेड़ यूज करें ना मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन, तो चूंकि मैंने अभी बताया कि हवा में मौजूद जो मॉइस्चर होता है उसके इस्तेमाल करके ये क्योरिंग स्टार्ट हो जाए, पेड़ खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो इसका तरीकेकार फिर यही है कि जैसे ही आप इसको खोलें इंतजार ना करें, खोलते ही इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, ये सिंगल पैक पॉलीयूरेथेन या सिंगल पैक मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन जो आप इस्तेमाल करते हैं। मोर मॉइस्चर देयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जितनी ज्यादा मॉइस्चर होती जाएगी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती जाएगी, डेफिनेटली उतनी मॉइस्चर होगी, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतनी मॉइस्चर ज्यादा होगी ना। तो इसलिए हम वो कहते हैं कि अगर आपके एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होती जाएगी ना, तो चूंकि ये हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है उसका इस्तेमाल करके ही खुश्क हो रही है पेंट फिल्म, सिंगल पैक मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन क्योर हो रही है। तो जिस कदर हवा में मॉइस्चर बढ़ता जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, वो कहते हैं उतनी स्पीड से ये क्योर होती जाएगी। क्लियर है? सो द क्राइटेरिया विद दिस टाइप ऑफ द मटेरियल इज नॉट अ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सिंगल पैक मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को इस्तेमाल करके क्योर होता है, कहते हैं वहां पे क्राइटेरिया जो है ना वो यही बताया कि चाहे 100% भी ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में मौजूद हो तो उसके अंदर भी ये क्योर कर देता है, बल्कि वो कहते हैं ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी स्पीड से ये क्योर होता जाएगा, ये पेंट फिल्म बनती जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो कम जहाँ पे ये वर्किंग करना शुरू करता है वो 35% ह्यूमिडिटी है। इससे कम होगी तो ये मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन जो है वो इस्तेमाल सिंगल पैक मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? 35% इसका इस्तेमाल करने के लिए, और मैक्सिमम चाहे 100 हो। तो जैसी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इसका क्योरिंग का जो अमल है वो तेज यानी फास्ट होगा। उसके बाद बेटे पाउडर कोटिंग मटेरियल है। ये जो दो तीन बातें ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन चलें फिर भी आपके लिए इसको रीड आउट करते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, पाउडर कोटिंग्स आर सॉल्वेंट फ्री मटेरियल। जैसे पहले बताया पाउडर कोटिंग ही सॉल्वेंट फ्री मटेरियल होते हैं, इसमें सॉल्वेंट होता ही नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड ही होते हैं। तो थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक, thermosetting means the material will cure with the application of heat and therefore are convertible and non-reversible material like epoxy and urethanes। कहते हैं जो थर्मोस्टैटिक मटेरियल है जैसे इपॉक्सीज हैं, यूरिथेन्स हैं, कहते हैं इनको आप इस्तेमाल करते हैं ना तो सिंपल इसको क्या करते हैं कि हीट की वजह से ये क्योर हो जाते हैं। जब जैसे हीट मिलती है
तो ये क्योर हो जाते हैं, रिएक्शन करके कोटिंग की सूरत, सॉलिड कोटिंग की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। इसलिए हम कह देंगे ये कन्वर्टिबल होते हैं, नॉन रिवर्सिबल होते हैं। और ये तो बात हमने हजार दफा डिस्कस कर दी है ना, आपके थर्मोसेटिंग बेसिकली जो मटेरियल होता है वो नॉन रिवर्सिबल होता है और कन्वर्टिबल होता है। और मिसालें यहाँ पे इपॉक्सीज और यूरिथेन्स की दी गई हैं। With thick steel section like underground pipe, the powders are electrostatically sprayed onto the preheated substrate. कहते हैं याद रखें, अगर पाउडर कोटिंग आप मटेरियल की को अप्लाई करना चाहते हैं, पाउडर कोटिंग करना चाहते हैं, और वो भी ऐसे मटेरियल की जो थर्मोसेटिंग मटेरियल है जिसमें इपॉक्सीज है, यूरिथेन्स हैं, तो वहां पे सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस सरफेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है, क्या वो सरफेस स्ट्रॉन्ग है, क्या उसकी थिकनेस ज्यादा अच्छी है, सब्सटेंशियल है, अच्छी है, ज्यादा है, मजबूत है। तो फिर तो आप उसे पहले हीट करें सरफेस को, और उसके बाद में पाउडर कोटिंग के लिए जो स्प्रे कर रहे हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिकली अप्लाई करें। यानी आप जिस सरफेस के ऊपर पेंट करना चाहते हैं उसको कैथोड बना दें, और जिस गन से ये पाउडर स्प्रे कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं, उसको जो है ना उसमें पाउडर पार्टिकल्स को आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में तब्दील करके स्प्रे करें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं। और फिर पहले से चूंकि हीट है, हीट मिलने की वजह से वो फिर वही जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, हीट मिलने की वजह से लिक्विफाई होकर कोटिंग की सूरत अख्तियार करते हैं। यानी जो काम हम सॉल्वेंट से ले रहे थे वो यहाँ पे हम हीट की वजह से लेते हैं, हीट से लेते हैं बल्कि। और हीट में या तो सरफेस को प्री हीट किया जाता है या पोस्ट हीट किया जाता है। प्री हीट तब करते हैं जब सरफेस जो है वो सॉलिड हो, ड्यूरेबल हो, सब्सटेंशियल थिकनेस रखने वाली हो, तो फिर ज्यादा देर तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्री हीट सबस्ट्रेट। लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट ही ऐसी है जो स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, या वो सरफेस ही थिन है, कमजोर है, जिसको आप देखेंगे ज्यादा देर तक अगर हीट देंगे तो वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो अनफ्यूज हो जाएगी। तो फिर बेहतर ये है कि उसको पहले हीट करने के बजाय बाद में हीट दें, यानी पोस्ट हीट करें। जैसे प्री पेड और पोस्ट पेड होता है ना, इस तरह यहाँ प्री हीट और पोस्ट हीट को याद रखना है आप। ठीक है जी। और थर्मोसेटिंग मटेरियल जो है वो जैसे हमने कहा, वो कहते हैं कि जी केमिकल क्योर एंड इज यूजुअली फुल क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन बनती है, और 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो कोटिंग हो जाती है। उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक क्या है जी? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल सॉफ्टन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिवर्सिबल भी होता है, नॉन कन्वर्टिबल भी होता है। और इसको जब हीट देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर लीनियर पॉलीमर बना देता है। और फिर अगर आप इसको देखिए ना, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल सॉफ्टन्स व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब आप हीट देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, आर लीनियर पॉलीमर एंड देयरफॉर रिवर्सिबल नॉन कन्वर्टिबल, पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन being the example. So usually flame sprayed as repair system on existing thermoplastic coating। अगर कोई थर्मोप्लास्टिक कोटिंग पहले हुई हुई है, इससे आप क्या करते हैं, सिंपली सिर्फ फ्लेम की मदद से स्प्रे करके मेंटेनेंस करने के लिए, उसके स्पॉट पर वर्क करने के लिए सिर्फ काम किया जाता है। उसके बाद सैक्रिफिशियल कोटिंग सिस्टम है जी। सैक्रिफिशियल कोटिंग सिस्टम में कहते हैं एज द नेम इम्प्लाइज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल सैक्रिफाइस इटसेल्फ प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सबस्ट्रेट। सैक्रिफिशियल कोटिंग क्या करती है कि नाम से पता चल रहा है कि अगर ये जो पेंट हम करते हैं तो इस पेंट के अंदर जो सैक्रिफिशियल एनोड्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं या पिगमेंट्स होते हैं वो अपना आप तो करोड कर लेते हैं, लेकिन नीचे वाली सरफेस को कैथोड बनाकर उसकी हिफाजत कर देते हैं। इन ऑर्डर टू वर्क द सैक्रिफिशियल कंपोनेंट मस्ट बी लेस नोबल। और सैक्रिफिशियल कंपोनेंट हमेशा वो यूज होगा जो जिस मेटल को आप बचाना चाहते हैं, कैथोड बनाना चाहते हैं, उससे लेस नोबल हो, उससे मोर रिएक्टिव हो, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो देन द सबस्ट्रेट। ठीक है। सो विच इट इज प्रोटेक्टिंग, सो जिंक एंड एल्यूमिनियम आर द मोस्ट कॉमन। ज्यादातर इस सैक्रिफिशियल कोटिंग में जो पेंट में भी आप अगर पिगमेंट्स यूज करेंगे, मेटालिक पिगमेंट, तो ज्यादातर कौन से यूज करते हैं? जिंक और एल्यूमिनियम का ही की चॉइस की जाती है। ठीक है जी। Zinc and aluminium have relatively low melting point and so commonly used in the form of metal spray. So applied by flame onto the structure steel। कहता है ये जो जिंक और एल्यूमिनियम आपने पढ़ा हुआ है ना, जैसे थर्मली स्प्रेड एल्यूमिनियम है, कि ये दोनों मेटल्स पिघलाई जा सकती हैं, और जो चीज मेटल पिघलाई जा सकती है उसको स्प्रे की मदद से भी आप सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली ये एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह इसी तरीके से स्प्रे करके ही सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है। इस तरह जब आप काम कर लेते हैं तो कहते हैं तकरीबन
आपके सर पे आपके स्ट्रक्चर की जो लाइफ ऑफ 20 साल है उससे भी ज्यादा हो जाती है। अब जिंक कहाँ पे ज्यादा बेहतर है, कहते हैं जिंक इज यूज इन हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग ऑफ स्टील। हॉट डिप मेथड डिप गैल्वेनाइजिंग है, यानी आगे जाके पढ़ेंगे, चैप्टर एक मुकम्मल है गैल्वेनाइजिंग के ऊपर, लेकिन चलें थोड़ा बता देते हैं कि जिंक को गर्म करके लिक्विफाई कर लिया जाता है किसी एक कंटेनर के अंदर रख के, और उसके बाद में जिस कोट के ऊपर जिंक की कोटिंग करनी है उसको डिप करके निकाला जाता है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाती है। ठीक है जी। सो जब ये जिंक गैल्वेनाइजिंग करनी होती है, सो इन दिस सिचुएशन द जिंक वर्क एज अ बैरियर कोट। तो यहाँ पे फिर जिंक एज ए बैरियर कोट के तौर पर काम करेगा इनिशियली एंड अंडरगोज एटमॉस्फेरिक कोरोजन। इट्स फॉर्मिंग अ कोरोजन प्रोडक्ट सच एज जिंक सल्फेट एंड जिंक कार्बोनेट्स। कहते हैं जहाँ पर ये काम होगा, डिप कोटिंग कर लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, जिंक वर्क है विद एज अ बैरियर कोट के तौर पर तो काम करेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्रोयन जो है वो क्रोयन प्रोडक्ट्स बनाएगा, जैसे कि वो जिंक सल्फेट बना दे चाहे जिंक कार्बोनेट्स बना दे। आपने पढ़ा हुआ है जिंक सल्फेट्स वगैरह हाइड्रोस्कोपिक साल्ट्स वगैरह है। तो स्टॉप दिस नेचुरल प्रोसेस ऑन द जिंक, इट इज यूजुअली टू पेंट ओवर द गैल्वेनाइजिंग। तो कहते हैं जब आप जिंक की कोटिंग कर देते हैं डिप कोटिंग के जरिए, यानी एक मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में हमने इसको फर्दर स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि ये एक्सपोजर ही ना हो, एक्सपोज ही ना हो। ठीक है, तो पेंट जो है वो वहां पे फिर फर्दर हिफाजत कर लेता है। इफ द गैल्वेनाइजिंग इज डैमेज, अगर गैल्वेनाइजिंग डैमेज हो जाती है, एक्सपोजिंग द स्टील अंडरनीथ सो दैट बोथ मेटल्स आर इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट, जिंक then start working sacrificially, corrode in the preference to the steel, producing zinc oxide on the damaged faces until the damage is filled to exclude electrolyte contact. The zinc then work as a barrier again. ये चीजें वैसे सारी आपने पढ़ी हैं, इसको लास्ट पैराग्राफ को भी अपने तौर पर पढ़ के देखें, इसमें कोई मसला हो तो जरूर पूछें। एक लास्ट लाइन में पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट है, उसको देखें। इनऑर्गेनिक binders such as ethyl or methyl silicate are zinc pigmented but are primarily designed for high temperature surface and need sealers such as aluminum carbon pigmented silicon। कहते हैं इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट वगैरह का या इथाइल मिथाइल सिलिकेट का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करने के बाद में इनके ऊपर भी सीलर लगाया जाता है जो कि सिलिकॉन का होता है, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम या कार्बन के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है जनाब। इसको जरा देखें, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा ओवरव्यू हम इनकी स्लाइड से भी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या सीखे वहां से इसको सम अप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने सीखा जी पेंट सिस्टम में या तो सिंगल लेयर होता है या मल्टी लेयर्स होते हैं। प्राइमर किसे कहते हैं, जो एंटी क्रॉसिव टू प्रोटेक्ट द स्टील, एंटी क्रॉसिव होता है, स्टील को प्रोटेक्ट करता है, पहला कोट होता है, और सॉलिड परसेंटेज वीएस परसेंटेज उसमें कम होती है। ठीक है, इम्परमेबिलिटी देता है। और लेकिन भाई इस प्राइमर के बाद हमने दूसरा कोट हमने कहा एमआईओ का लगाते हैं, जो बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर होता है, इम्परमिएबल लेयर बना देता है, फिर किसी कोई चीज उससे गुजर नहीं पाती। फिर मिड कोट हम लगाते हैं, मिड कोट जो है इसको हम बिल्ड कोट भी कहते हैं। और मिड कोट में बेसिकली जो अंडरलाइंग सर्फेसिस है यानी प्राइमर है उसको भी वो मुहैया उसको प्रोटेक्शन भी देता है, और जो उसके बाद जो हमने फिनिश कोट लगानी है उसको भी ये की मुहैया करता है। थिकनेस, मिड कोट जो है वो कोटिंग की थिकनेस को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। गुड अडहियन, और अडहियन अच्छा देता है। ठीक है, फिनिश कोड का एस्थेटिक के साथ ताल्लुक है, करेक्ट कलर्स के साथ ताल्लुक है, स्मूथ फिनिश के साथ ताल्लुक है। ठीक है, क्लीनिंग एंड शेडिंग ऑफ वाटर के साथ है। ये वो प्राइमर की बात आ गई जी। प्राइमर डस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट प्रेसिवेट द सबस्ट्रेट। फिर मॉडरेट और वॉश प्राइमर जिसे डी वॉश भी बोलते हैं, एसिड रिएक्शन विद द सबस्ट्रेट प्रोड्यूस इनहिबिटिव सॉल्ट, सो नो मेजरेबल थिकनेस। और एचिड्स प्राइमर क्या है, पॉलीविनाइल ब्यूटारोल है, सिमिलर रिएक्शन बट लीव्स अ मेजरेबल थिकनेस 15 से 25 माइक्रोन। मिड कोट या बिल्ड कोट है जिसमें स्टैंडर्ड पार्टिकल्स है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इस तरह वो बढ़ा देते हैं प्रोट्रूड आउट होकर, जिससे ढयन जो है वो नेक्स्ट जो इसके ऊपर फिनिश कोट लगाएंगे तो उसको ढयन मिलेगा। उसके बाद फिनिश कोट है मेनली एस्थेटिक है बट हैव अदर प्रॉपर्टी, ग्लॉस फिनिश, असिस्ट द शेडिंग ऑफ वाटर, सोलर रिफ्लेक्टेंस एंड हीट एब्जॉर्बर वगैरह वगैरह। मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर हैज नो अप्रिशिएबल इल इफेक्ट। सो मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन्स क्या है, यूज वाटर वेपर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू क्योर एंड डैम्प एंड मॉइस्ट बट नॉट वेट।
कहते हैं मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरिथेन्स जो है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेकर क्योर होते हैं। और डैम्प और मॉइस्ट कंडीशन अगर हो तो उसके ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है, वेट के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। कम से कम जो मिनिमम मॉइस्चर टॉलरेंट पेंट सिस्टम वगैरह जो यूज करते हैं, तो मिनिमम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल है वो 35% चाहिए, मैक्सिमम 100 भी हो तो फिर भी काम करता है। डैम किसे कहते हैं? डैम हमने कहा नो साइन ऑफ वाटर, पानी नहीं होता लेकिन बट टेम्परेचर इज बिलो द ड्यू पॉइंट, लेकिन उस वक्त सरफेस का टेम्परेचर जो है ना वो ड्यू पॉइंट से कम होता है, तो डैम सरफेस होगी। माइस क्या? नो स्टैंडिंग वाटर बट नोटिसेबल फिल्म ऑफ वाटर, स्टैंडिंग वाटर नहीं है लेकिन नोटिसेबल फिल्म ऑफ वाटर अवेलेबल है माइस के अंदर। वेट में क्या है? ड्रॉपलेट्स आर स्टैंडिंग वाटर आर प्रेजेंट, और मॉइस्चर सेंसिटिव मॉइस्चर रिएक्ट विद द आइसोसाइनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका चैप्टर है जनाब। फिर पाउडर पेड़ सिस्टम्स है, उसमें थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग की हमने बात की। मोस्ट कॉमन थर्मो सेटिंग नीड हीट और कन्वर्टिबल होते हैं। कोटिंग केमिकल क्योर यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिकली अप्लाइड। थिन प्लेट हीट अप्लाइड आफ्टर पाउडर, तो थिक प्लेट हो तो हीट अप्लाइड बिफोर द पाउडर। फिर सैक्रिफिशियल पेड़ सिस्टम, ये आपका चैप्टर जनाब यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको रिवाइज करें, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।